स्टेट लेजिस्लेचर एक स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसकी स्ट्रक्चर, पावर्स और फंक्शनिंग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 के आर्टिकल्स 168 से 212 तक एक्सप्लेन की गई है। ये प्रोविजंस पार्लियामेंट से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर्स का ऑर्गेनाइजेशन हर जगह सेम नहीं है। कुछ स्टेट्स में सिर्फ एक हाउस होता है, यूनिकैमरल सिस्टम, और कुछ स्टेट्स में दो हाउसेज होते हैं, बाइकैमरल सिस्टम। 2019 तक 6 स्टेट्स में बाइकैमरल सिस्टम था: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। पहले जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन 2019 के जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से उसे अबॉलिश कर दिया गया। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 में पास हुआ था, लेकिन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश ने अपना काउंसिल 1985 में अबॉलिश किया था और 2007 में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू रिवाइव किया। मध्य प्रदेश को 1956 के सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू काउंसिल बनाने का ऑप्शन दिया गया था, लेकिन प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ, इसलिए वहां अभी भी सिर्फ एक हाउस है। यूनिकैमरल सिस्टम वाले स्टेट्स में लेजिस्लेचर कंसिस्ट करता है गवर्नर और लेजिस्लेटिव असेंबली से। बाइकैमरल सिस्टम वाले स्टेट्स में गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद कहते हैं, तीनों होते हैं। असेंबली को लोअर हाउस या फर्स्ट चेंबर माना जाता है और काउंसिल को अपर हाउस या हाउस ऑफ एल्डर्स। कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट या अबॉलिश कर सके, अगर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे। ये रेजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप से और 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग से पास होना चाहिए। रेजोल्यूशन पास होने के बाद पार्लियामेंट एक सिंपल मेजॉरिटी से लॉ बनाकर काउंसिल क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है। ये लॉ आर्टिकल 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेकेंड चेंबर को लेकर डिबेट हुई थी। कई मेंबर्स ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को डिले करता है और एक्सपेंसिव भी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने ये चॉइस स्टेट्स पर छोड़ दी कि वो अपनी नीड्स और फाइनेंशियल कैपेसिटी के बेसिस पर काउंसिल बनाएं या ना बनाएं। एग्जाम्पल के लिए आंध्र प्रदेश ने 1957 में काउंसिल बनाया, 1985 में अबॉलिश किया और 2007 में एक स्पेशल एक्ट के थ्रू रिवाइव किया। तमिलनाडु ने 1986 में अबॉलिश किया और 2010 में रेजोल्यूशन पास करके दोबारा बनाने का डिसाइड किया, लेकिन 2011 में दूसरा रेजोल्यूशन पास करके कैंसिल कर दिया। पंजाब और वेस्ट बंगाल ने 1969 में अपने काउंसिल्स अबॉलिश कर दिए। दोनों हाउसेस का कॉम्पोजिशन अलग है। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स डायरेक्टली पीपल के द्वारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्ट होते हैं। असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 और मिनिमम 60 हो सकता है स्टेट की पॉपुलेशन के हिसाब से। एक्सेप्शंस भी हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा में मिनिमम 30, मिजोरम में 40 और नागालैंड में 46 सीट्स हैं। सिक्किम और नागालैंड में कुछ मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। गवर्नर एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर नॉमिनेट कर सकता है अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ना हो। ये स्पेशल नॉमिनेशन ओरिजिनली 1960 तक था, लेकिन बार बार एक्सटेंड किया गया। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने इसे 2020 तक एक्सटेंड किया। इलेक्शंस के लिए हर स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह डीमार्केट किया जाता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन टू सीट रेशियो यूनिफॉर्म हो। इसके लिए लेटेस्ट सेंसस के फिगर्स यूज होते हैं। हर सेंसस के बाद सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज का रीएडजस्टमेंट होता है। पार्लियामेंट इस प्रोसेस का अथॉरिटी और मैनर डिसाइड करता है। पार्लियामेंट ने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट्स 1952, 1962, 1972 और 2002 में पास किए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने सीट्स और बाउंड्रीज को 1971 सेंसस लेवल्स पर 2000 तक फ्रीज कर दिया था, पॉपुलेशन कंट्रोल प्रमोट करने के लिए। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 ने इसे 2026 तक एक्सटेंड किया, लेकिन 1991 सेंसस के बेसिस पर रैशनलाइजेशन अलाउ किया। 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने 2001 सेंसस के बेसिस पर डीलिमिटेशन अलाउ किया, विदाउट चेंजिंग टोटल सीट्स। शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए असेंबली में उनके पॉपुलेशन प्रपोर्शन के हिसाब से सीट्स रिजर्व्ड होती हैं। एंग्लो इंडियन नॉमिनेशन की तरह ही ये रिजर्वेशन भी ओरिजिनली 1960 तक था, लेकिन बार बार एक्सटेंड किया गया। 95th अमेंडमेंट एक्ट 2009 ने इसे 2020 तक एक्सटेंड किया। लेजिस्लेटिव काउंसिल अलग तरीके से बनता है क्योंकि उसके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ असेंबली के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 और मिनिमम 40 होता है। इससे असेंबली का डोमिनेंस इंश्योर होता है। पार्लियामेंट हर काउंसिल का एक्चुअल स्ट्रेंथ डिसाइड करता है।
टोटल मेंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि एक तिहाई मेंबर्स लोकल बॉडीज के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स। एक 12 ग्रेजुएट्स जिनके पास मिनिमम 3 ईयर स्टैंडिंग हो उनके द्वारा। एक 12 टीचर्स सेकेंडरी स्कूल लेवल या हायर जिनके पास मिनिमम 3 ईयर स्टैंडिंग हो उनके द्वारा। एक तिहाई असेंबली के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं, लेकिन एमएलएस खुद एलिजिबल नहीं होते। और रिमेनिंग गवर्नर नॉमिनेट करता है, जो लोग जिन्हें लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस में स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। मतलब 5/6 मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और 1/6 मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। इलेक्शंस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू होते हैं। गवर्नर के नॉमिनेशंस कोर्ट में चैलेंज नहीं किए जा सकते। पार्लियामेंट इस स्कीम को मॉडिफाई कर सकता है, लेकिन अभी तक नहीं किया। दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन भी अलग अलग है। लेजिस्लेटिव असेंबली का नॉर्मल टर्म 5 ईयर्स होता है फर्स्ट मीटिंग के बाद। 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है। गवर्नर इसे पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट असेंबली का टर्म 1 साल तक एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर डिसॉल्व करना जरूरी है। लेजिस्लेटिव काउंसिल परमानेंट बॉडी है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। उसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं और उनका टर्म 6 साल का होता है। वेकेंट सीट्स इलेक्शंस या नॉमिनेशन से फिल होती हैं। रिटायरिंग मेंबर्स दोबारा इलेक्ट या नॉमिनेट हो सकते हैं। मेंबर बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशंस हैं। इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ओथ एंड एफर्मेशन लेना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ और अलीजेंस रखने का, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने का और फेथफुली ड्यूटीज डिस्चार्ज करने का। मिनिमम एज असेंबली के लिए 25 और काउंसिल के लिए 30 ईयर्स है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में और क्वालिफिकेशंस दिए गए हैं। काउंसिल के लिए कैंडिडेट स्टेट में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टर होना चाहिए, और अगर गवर्नर से नॉमिनेशन हो तो स्टेट का रेजिडेंट भी होना चाहिए। असेंबली के लिए कैंडिडेट स्टेट का इलेक्टर होना चाहिए। रिजर्व्ड सीट्स के लिए एससी एसटी कैंडिडेट्स ही कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो अनरिजर्व्ड सीट से भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशंस भी हैं। अगर कोई पर्सन यूनियन या स्टेट गवर्नमेंट में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, कुछ एग्जेम्प्टेड पोस्ट्स छोड़ के, अनसाउंड माइंड है और कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, इंडियन सिटीजन नहीं है या वॉलंटरीली फॉरेन सिटीजनशिप ले ली है, या पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालिफाइड है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट और डिस्क्वालिफिकेशंस देता है। इलेक्शन ऑफेंसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस, 2 या 2 से ज़्यादा साल की इम्प्रिजनमेंट, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अलावा, इलेक्शन एक्सपेंसेस फाइल ना करना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में इंटरेस्ट होना, गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर या मैनेजर होना जिसमें 25% से ज़्यादा गवर्नमेंट शेयर हो, करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए गवर्नमेंट से सर्विस में डिसमिसल, अनटचेबिलिटी, डाउरी, सती जैसे सोशल क्राइम्स के लिए पनिशमेंट। अगर डिस्क्वालिफिकेशन पर क्वेश्चन उठता है तो गवर्नर डिसाइड करेगा, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन पे एक्ट करेगा। एक और डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल के अंडर होती है, डिफेक्शन। इस केस में अथॉरिटी स्पीकर होता है असेंबली के लिए और चेयरमैन होता है काउंसिल के लिए, गवर्नर नहीं होता। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि इन डिसीजंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। मेंबर्स को ओथ लेना कंपलसरी है, गवर्नर या उनके ऑथराइज्ड पर्सन के सामने। ओथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति फेथ और अलीजेंस रखने का, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करने का और फेथफुली ड्यूटीज डिस्चार्ज करने का प्रॉमिस करते हैं। ओथ के बिना वो वोट नहीं कर सकते, पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और प्रिविलेजेस एंजॉय नहीं कर सकते। अगर कोई ओथ लिए बिना बैठे या वोट करे तो उससे 500 रुपीज पर डे फाइन लगता है। मेंबर्स को सैलरीज और अलाउंसेस स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करती है। मेंबर का सीट कुछ कंडीशंस में वेकेंट हो सकता है। अगर कोई पर्सन दोनों हाउसेज में इलेक्ट हो जाए तो एक सीट छोड़ना होगा। डिस्क्वालिफिकेशन इनकर करे तो सीट वेकेंट हो जाती है। रेजिग्नेशन स्पीकर या चेयरमैन को लिखने से एक्सेप्ट होने पर सीट खाली हो जाता है। बिना परमिशन के 60 डेज तक एब्सेंट रहे तो सीट वेकेंट हो सकता है। इलेक्शन कोर्ट से वॉइड डिक्लेयर हो जाए, हाउस एक्सपेल कर दे, अगर वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट या गवर्नर अपॉइंट हो जाए। इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पोजिशन, फंक्शनिंग, मेंबरशिप रूल्स और ड्यूरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में दिया गया है, जिससे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन और स्टेबल गवर्नेंस दोनों एंश्योर हो सकें। हर राज्य के लेजिस्लेचर के दोनों हाउसेज में अपने अपने अधिकारी होते हैं जो उसकी प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में इन अधिकारियों को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहा जाता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल में उन्हें चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन कहते हैं। इनके अलावा असेंबली में एक पैनल ऑफ चेयरमैन होता है और काउंसिल में पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन होता है, जो मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की एब्सेंस में हाउस की प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं।
लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर असेंबली के मेंबर्स द्वारा अपने ही बीच से चुना जाता है। आमतौर पर स्पीकर असेंबली की पूरी अवधि तक पद पर बना रहता है, लेकिन 3 परिस्थितियों में वो पहले भी पद छोड़ सकता है। पहला, जब वो असेंबली का मेंबर रहना बंद कर देता है। दूसरा, जब वो डेप्यूटी स्पीकर को लिखित में अपना इस्तीफा दे देता है। और तीसरा, जब असेंबली उसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास करके उसे हटा देती है। ऐसे रेजोल्यूशन को लाने से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होता है। स्पीकर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी असेंबली के डिस्कशंस के दौरान डिसिप्लिन और ऑर्डर बनाए रखना और बिजनेस का स्मूथ कंडक्ट सुनिश्चित करना होती है। संविधान, रूल्स ऑफ प्रोसीजर और लेजिस्लेटिव ट्रेडिशन से जुड़ी किसी भी बात पर उसका फैसला अंतिम माना जाता है। अगर कोरम यानी मिनिमम मेंबर्स की संख्या मौजूद नहीं होती है, तो स्पीकर सिटिंग को एडजॉइन या सस्पेंड कर सकता है। पहले वोटिंग में स्पीकर वोट नहीं देता, लेकिन अगर वोट्स बराबर हो जाएं तो वो कास्टिंग वोट देकर फैसला कर सकता है। अगर लीडर ऑफ द हाउस रिक्वेस्ट करे तो वो हाउस में सीक्रेट सिटिंग भी अलाउ कर सकता है। एक और महत्वपूर्ण पावर उसके पास ये होती है कि वो डिसाइड करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, और इस मामले में उसका डिसीजन फाइनल होता है। डिफेक्शन के ग्राउंड्स पर किसी मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला भी स्पीकर ही करता है, क्योंकि ये 10th शेड्यूल के अंडर आता है। स्पीकर असेंबली की सारी कमिटीज के चेयरपर्सन्स अपॉइंट करता है, उनका काम देखता है, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का खुद चेयरमैन होता है। डेप्यूटी स्पीकर भी असेंबली के मेंबर्स में से ही चुना जाता है, लेकिन उसका चुनाव स्पीकर के बाद होता है। ये भी आमतौर पर असेंबली की अवधि तक पद पर बना रहता है, पर अगर वो मेंबर रहना छोड़ दे, स्पीकर को लिखित में इस्तीफा दे दे या असेंबली उसके खिलाफ मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास कर दे 14 दिन का नोटिस देने के बाद, तो वो पद छोड़ देता है। जब स्पीकर का पद खाली हो या वो मौजूद ना हो, तब डेप्यूटी स्पीकर उसकी सारी ड्यूटीज और पावर संभालता है। स्पीकर असेंबली के मेंबर्स में से कुछ को नॉमिनेट करके पैनल ऑफ चेयरमैन बनाता है। जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो जाते हैं, तो इनमें से कोई भी असेंबली की प्रोसीडिंग्स चला सकता है, और उस समय उसके पास भी स्पीकर के बराबर पावर्स होते हैं। ये पैनल तब तक बना रहता है जब तक नया पैनल नॉमिनेट नहीं हो जाता। लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा अपने बीच से ही चुना जाता है। वो अपना पद छोड़ देता है अगर वो मेंबर रहना बंद कर दे, डेप्यूटी चेयरमैन को लिखित में इस्तीफा दे दे या काउंसिल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके उसे हटा दे, जिसके लिए भी 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। काउंसिल में चेयरमैन की पावर्स लगभग स्पीकर के बराबर होती हैं। बस ये फर्क है कि चेयरमैन के पास मनी बिल होने या ना होने का फैसला करने की पावर नहीं होती। ये अधिकार सिर्फ स्पीकर के पास होता है। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरीज और अलाउंसेस राज्य की लेजिस्लेचर द्वारा तय किए जाते हैं, और इन पेमेंट्स का पैसा स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड से आता है। मतलब इनकी सैलरीज पर लेजिस्लेचर का एनुअल वोट नहीं होता, और लेजिस्लेचर इन्हें कम नहीं कर सकती। काउंसिल का डेप्यूटी चेयरमैन भी मेंबर्स द्वारा ही चुना जाता है। अगर वो मेंबर रहना बंद कर दे, चेयरमैन को लिखित में इस्तीफा दे दे या काउंसिल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करके उसे हटा दे 14 दिन का नोटिस देने के बाद, तो वो पद छोड़ देता है। जब चेयरमैन का पद खाली हो या वो मौजूद ना हो, तब डेप्यूटी चेयरमैन उसकी सारी ड्यूटीज और पावर संभालता है। काउंसिल में भी चेयरमैन कुछ मेंबर्स को नॉमिनेट करके पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन बनाता है। जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों एब्सेंट होते हैं, तो इनमें से कोई भी प्रोसीडिंग्स प्रिसाइड कर सकता है, और उस समय उसके पास भी वही पावर्स होती हैं जब तक नया पैनल बना नहीं दिया जाता। गवर्नर के पास दोनों हाउसेस को समय समय पर बुलाने का अधिकार होता है, लेकिन 2 सेशंस के बीच का गैप 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसलिए लेजिस्लेचर साल में कम से कम 2 बार ज़रूर मिलती है। हर सेशन में कई सिटिंग्स होती हैं। जब एक सिटिंग को कुछ समय या फिक्स पीरियड के लिए रोक दिया जाता है, तो उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। ये घंटों, दिनों या हफ्तों तक हो सकता है। जब सिटिंग को बिना अगले दिन की तारीख तय किए बंद किया जाता है, तो उसे एडजर्नमेंट साइने डाई कहते हैं। सिटिंग को एडजर्न या एडजर्न साइने डाई करने का अधिकार प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। जब सेशन खत्म हो जाता है, तो गवर्नर नोटिफिकेशन जारी करके उसे प्रोरोग करता है, जो पूरे सेशन को ऑफिशियली एंड करता है। एडजर्नमेंट सिर्फ सिटिंग खत्म करता है, जबकि प्रोरोगेशन पूरा सेशन बंद करता है। गवर्नर चाहे तो हाउस को उसके सेशन के दौरान भी प्रोरोग कर सकता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व भी किया जा सकता है, जबकि लेजिस्लेटिव काउंसिल एक परमानेंट हाउस है और उसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। डिसोल्यूशन से असेंबली की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है और नई इलेक्शंस के बाद नई असेंबली बनती है। डिसोल्यूशन का बिल्स पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। असेंबली में पेंडिंग कोई भी बिल लैप्स हो जाता है, चाहे वो वहीं ओरिजिनेट हुआ हो या काउंसिल से आया हो। असेंबली द्वारा पास किया गया बिल जो काउंसिल में पेंडिंग हो, वो भी लैप्स हो जाता है। लेकिन कोई बिल जो सिर्फ काउंसिल में पेंडिंग है और असेंबली ने उसे पास नहीं किया है, वो लैप्स नहीं होता।
जो बिल असेंबली यूनिकैमरल स्टेट में या दोनों हाउसेस में बाईकैमरल स्टेट में पास हो चुका है लेकिन गवर्नर या प्रेसिडेंट की असेंट का इंतजार कर रहा है, वो लैप्स नहीं होता। इसी तरह जो बिल लेजिस्लेचर द्वारा पास होने के बाद प्रेसिडेंट द्वारा रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजा गया है, वो भी लैप्स नहीं होता। किसी भी हाउस की मीटिंग के लिए मिनिमम मेंबर्स की एक संख्या का होना जरूरी है। इसे कोरम कहते हैं। कोरम या तो 10 मेंबर्स होती है या हाउस की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 हिस्सा, जिसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी शामिल होता है। दोनों में जो भी बड़ा हो वही कोरम माना जाता है। अगर कोरम पूरी नहीं होती तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को या तो मीटिंग एडजॉर्न करनी पड़ती है या उसे सस्पेंड करना पड़ता है जब तक रिक्वायर्ड कोरम पूरी ना हो जाए। जब हाउस में किसी मैटर पर वोट होता है तो फैसला मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के बेसिस पर होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को छोड़कर। कुछ खास मामलों में जैसे स्पीकर या चेयरमैन को हटाना हो तो स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहले वोट नहीं देता, लेकिन अगर वोट्स बराबर हो जाएं तो वो कास्टिंग वोट देकर फैसला कर सकता है। अगर हाउस में काम करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो राज्य की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश हो सकती है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनुमति दे तो कोई मेंबर अपनी मातृभाषा में भी बोल सकता है। संविधान के शुरू होने के 15 साल के बाद यानी 1965 के बाद लेजिस्लेचर डिसाइड कर सकती है कि हाउस में इंग्लिश का इस्तेमाल कंटिन्यू रखा जाए या बंद किया जाए। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए ये अवधि 25 साल है और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम के लिए 40 साल। मेंबर्स के अलावा हर राज्य के मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल को भी दोनों हाउसेस या उनकी कमिटीज की प्रोसीडिंग्स में भाग लेने का अधिकार होता है, चाहे वो उस हाउस के मेंबर ना भी हों। वो बोल सकते हैं, डिस्कशन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते। इस प्रोविजन की वजह से कोई मिनिस्टर जो एक हाउस का मेंबर है दूसरे हाउस में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और कोई ऐसा मिनिस्टर जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है दोनों हाउसेस की प्रोसीडिंग्स में शामिल हो सकता है। राज्य की लेजिस्लेचर में कानून बनाने की प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक तरीके से चलती है, जिसकी शुरुआत एक बिल के इंट्रोडक्शन से होती है। ऑर्डिनरी बिल्स के केस में अगर राज्य में बाइकैमरल सिस्टम है तो ऐसे बिल्स दोनों हाउसेज में से किसी भी में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। ऐसे बिल्स को कोई भी मिनिस्टर या लेजिस्लेचर का मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है। बिल जिस हाउस में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है वहां उसे 3 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है: फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग। जब ओरिजिनेटिंग हाउस बिल को पास कर देता है तो उसे दूसरे हाउस में भेजा जाता है ताकि वहां भी उस पर विचार हो और उसे पास किया जा सके। लेजिस्लेचर में बिल तभी पास माना जाता है जब दोनों हाउसेज उसे या तो एज इट इज या फिर अमेंडमेंट्स के साथ अग्री कर लेते हैं। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाले राज्यों में जब लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को पास कर देती है तो उसे सीधा गवर्नर के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। जब बिल दूसरे हाउस में पहुंचता है तो वहां भी उसे 3 रीडिंग्स के स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली बिल को पास करके काउंसिल में भेजती है तो काउंसिल के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो बिल को बिना किसी बदलाव के पास कर सकती है। दूसरा, वो अमेंडमेंट्स के साथ बिल को पास करके असेंबली को रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। तीसरा, वो बिल को पूरी तरह रिजेक्ट कर सकती है। और चौथा, वो बिल पर कोई एक्शन न ले और उसे पेंडिंग रखे। अगर काउंसिल बिल को बिना अमेंडमेंट्स के पास कर देती है या असेंबली काउंसिल के सजेशन से अग्री कर लेती है तो बिल दोनों हाउसेज द्वारा पास माना जाता है और गवर्नर के एसेंट के लिए भेज दिया जाता है। अगर काउंसिल बिल को रिजेक्ट कर देती है, ऐसे चेंजेस करती है जो असेंबली एक्सेप्ट नहीं करती या 3 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेती, तो असेंबली दोबारा बिल पास करके उसे वापस भेज सकती है। अगर काउंसिल फिर से बिल को रिजेक्ट करती है, असेंबली के विरुद्ध अमेंडमेंट्स करती है या 1 महीने के अंदर कोई एक्शन नहीं लेती, तो बिल को असेंबली द्वारा दूसरी बार पास की गई फॉर्म में ही पास माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑर्डिनरी बिल्स के मामले में अंतिम फैसला लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, जबकि काउंसिल सिर्फ मैक्सिमम 4 महीने तक बिल को डिले कर सकती है, पहले 3 महीने और फिर 1 महीना। यहां कोई जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है जैसे सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा के बीच होता है। अगर कोई ऑर्डिनरी बिल काउंसिल में ओरिजिनेट होता है और असेंबली उसे रिजेक्ट कर देती है तो बिल खत्म हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। दोनों हाउसेस द्वारा बिल पास होने के बाद उसे गवर्नर के असेंट के लिए भेजा जाता है। गवर्नर के पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, वो असेंट देकर बिल को कानून बना सकता है। दूसरा, वो असेंट रोक सकता है जिससे बिल खत्म हो जाता है। तीसरा, वो बिल को लेजिस्लेचर को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। और चौथा, वो बिल को प्रेसिडेंट के विचार के लिए रिजर्व कर सकता है। अगर गवर्नर बिल वापस भेजता है और लेजिस्लेचर उसे फिर से पास कर देती है, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तो गवर्नर को असेंट देना ही पड़ता है। इससे यह साफ होता है कि गवर्नर के पास सिर्फ सस्पेंसिव वीटो होती है, जैसे सेंटर पर प्रेसिडेंट के पास होती है। अगर बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाता है तो प्रेसिडेंट या तो असेंट दे सकते हैं या रोक सकते हैं या उसे रिकंसिडरेशन के लिए लेजिस्लेचर को वापस भेज सकते हैं।
अगर वापस भेजा जाता है तो लेजिस्लेचर को 6 महीने के अंदर उस पर विचार करके वापस भेजना पड़ता है। संविधान ये स्पष्ट नहीं करता कि रिकंसिडरेशन के बाद प्रेसिडेंट एसेंट देने के लिए बाध्य हैं या नहीं। मनी बिल्स के लिए एक अलग प्रक्रिया होती है। ऐसे बिल्स सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और उसके लिए गवर्नर की रिकमेंडेशन जरूरी होती है। सिर्फ कोई मिनिस्टर ही ऐसे बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकता है। असेंबली में पास होने के बाद बिल काउंसिल में भेजा जाता है, लेकिन काउंसिल ना तो इस बिल को रिजेक्ट कर सकती है ना ही अमेंड कर सकती है। काउंसिल सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकती है और 14 दिन के अंदर बिल वापस भेजना होता है। असेंबली चाहे तो काउंसिल की कुछ या सारी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है। अगर असेंबली रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट कर लेती है तो बिल मॉडिफाइड फॉर्म में पास माना जाता है। अगर असेंबली सभी रिकमेंडेशंस रिजेक्ट कर देती है तो बिल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पास माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काउंसिल मनी बिल को सिर्फ 14 दिन तक डिले कर सकती है। जब बिल गवर्नर के पास पहुंचता है तो वो या तो एसेंट दे सकते हैं, रोक सकते हैं या प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं, लेकिन वो बिल को लेजिस्लेचर को वापस नहीं भेज सकते। आमतौर पर क्योंकि मनी बिल्स गवर्नर की प्रायर अप्रूवल से ही इंट्रोड्यूस होते हैं, वो एसेंट दे देते हैं। अगर बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया गया है तो प्रेसिडेंट या तो एसेंट दे सकते हैं या रोक सकते हैं, लेकिन उसे वापस नहीं भेज सकते। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन असेंबली के मुकाबले में कमजोर है। कुछ क्षेत्रों में दोनों हाउसेस बराबर हैं, जैसे ऑर्डिनरी बिल्स इंट्रोड्यूस और पास करने में, गवर्नर द्वारा जारी ऑर्डिनेंसेस अप्रूव करने में, और स्टेट फाइनेंस कमीशन या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की रिपोर्ट्स पर विचार करने में। मिनिस्टर्स दोनों हाउसेस में से चुने जा सकते हैं, हालांकि वो असेंबली के प्रति ही जवाबदेह होते हैं। काउंसिल राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन के जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने जैसे मामलों में भी भाग लेती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काउंसिल के अधिकार असेंबली के बराबर नहीं हैं। सिर्फ असेंबली ही मनी बिल्स इंट्रोड्यूस कर सकती है। काउंसिल उन्हें अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती, सिर्फ 14 दिन में रिकमेंडेशंस दे सकती है। मनी बिल है या नहीं, इसका अंतिम फैसला स्पीकर करता है। ऑर्डिनरी बिल्स के मामले में भी अंतिम शक्ति असेंबली के पास होती है, काउंसिल सिर्फ डिले कर सकती है। काउंसिल डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वोट नहीं कर सकती क्योंकि ये अधिकार सिर्फ असेंबली का है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं ला सकती क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्टिवली असेंबली के प्रति ही जवाबदेह होती है। हालांकि काउंसिल गवर्नमेंट पॉलिसीज पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। अगर कोई बिल काउंसिल में ओरिजिनेट होता है और असेंबली उसे रिजेक्ट कर देती है तो बिल खत्म हो जाता है और आगे नहीं बढ़ता। काउंसिल ना तो प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेती है, ना ही राज्यसभा के लिए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स के रैटिफिकेशन में भी असेंबली की इच्छा ही प्रधान होती है। काउंसिल का अस्तित्व भी असेंबली पर निर्भर है क्योंकि पार्लियामेंट असेंबली के रिकमेंडेशन पर उसे अबॉलिश कर सकती है। कुल मिलाकर लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली के मुकाबले में बहुत कमजोर है और राज्यसभा के लोकसभा के मुकाबले में जो स्थिति है उससे भी कम है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और फेडरल बैलेंस बनाए रखती है, लेकिन काउंसिल ऐसा फेडरल रोल नहीं निभाती। उसकी कॉम्पोजिशन अलग अलग कैटेगरीज के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर से मिलकर बनती है, जो उसे एक कोहेसिव रिवाइजिंग बॉडी नहीं बना पाती। और डेमोक्रेसी में डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस का प्रभाव प्रमुख माना जाता है। ये मॉडल ब्रिटिश सिस्टम पर आधारित है, जहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स हाउस ऑफ कॉमन्स के बिल्स को ब्लॉक नहीं कर सकता, सिर्फ डिले कर सकता है। काउंसिल के सीमित अधिकार के कारण कई लोग उसे सेकेंडरी चैम्बर, एक महंगा लग्जरी या ऐसे नेताओं का आश्रय स्थल मानते हैं जो असेंबली इलेक्शंस में हार गए लेकिन फिर भी लेजिस्लेचर में जगह बना लेते हैं। पर सपोर्टर्स कहते हैं कि काउंसिल कुछ उपयोगी काम करती है, जैसे कि जल्दबाजी या खराब तरीके से ड्राफ्ट किए गए बिल्स को रोकने में एक रिवाइजिंग चेंबर के रूप में, और प्रोफेशनल्स और एक्सपर्ट्स को प्रतिनिधित्व देना जो इलेक्शंस में भाग नहीं लेते क्योंकि गवर्नर उनमें से 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं। राज्य की लेजिस्लेचर कुछ विशेष प्रिविलेजेस भी एंजॉय करती है जो उसे इंडिपेंडेंटली और इफेक्टिवली काम करने में मदद करते हैं। ये प्रिविलेजेस दोनों हाउसेस, उनकी कमिटीज और मेंबर्स को दिए गए विशेष अधिकार, इम्यूनिटीज और एग्जेम्पशंस होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि लेजिस्लेचर बिना किसी बाहरी दखल के अपनी डिग्निटी और अथॉरिटी को बनाए रखे। ये प्रिविलेजेस मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल तक भी बढ़ते हैं जो प्रोसीडिंग्स में भाग ले सकते हैं, लेकिन गवर्नर पर ये लागू नहीं होते। कुछ प्रिविलेजेस हाउसेस को मिलकर दिए गए हैं। दोनों हाउसेस को अपने डिबेट्स और प्रोसीडिंग्स पब्लिश करने का अधिकार है और वे दूसरों को इसे पब्लिश करने से रोक भी सकते हैं। वे आउटसाइडर्स को एक्सक्लूड करके सीक्रेट सेशंस भी रख सकते हैं। वे अपने प्रोसीजरल रूल्स बना सकते हैं और प्रिविलेज ब्रीच होने पर मेंबर्स या आउटसाइडर्स को रेप्रिमेंड, एडमोनिशन, इम्प्रिजनमेंट, सस्पेंशन या एक्सपल्शन जैसे एक्शंस ले सकते हैं। अगर किसी मेंबर को अरेस्ट या डिटेन किया जाता है तो हाउसेस को तुरंत सूचित करना पड़ता है। वे इंक्वायरीज कर सकते हैं, विटनेसेस को बुला सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं। कोर्ट्स लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स को क्वेश्चन नहीं कर सकते और प्रिसाइडिंग ऑफिसर की परमिशन के बिना किसी को हाउस के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता।
इंडिविजुअल मेंबर्स के भी कुछ प्रिविलेजेस होते हैं। सेशन के दौरान और उसके 40 दिन पहले और बाद तक उन्हें सिविल केसेस में अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्रिमिनल केसेस या प्रिवेंटिव डिटेंशन पर लागू नहीं होता। उन्हें लेजिस्लेचर में पूरी स्पीच की फ्रीडम होती है और हाउस के अंदर कही गई बात या दिए गए वोट के लिए उनके खिलाफ कोर्ट में कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। संविधान और हाउस रूल्स के अनुरूप उन्हें जूरी सर्विस से भी छूट होती है और जब लेजिस्लेचर का सेशन चल रहा होता है तो उन्हें विटनेस के रूप में अपीयर होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये पूरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स और प्रिविलेजेस मिलकर एंश्योर करते हैं कि राज्य की लेजिस्लेचर प्रभावी तरीके से कानून बना सके और अपनी अथॉरिटी और इंडिपेंडेंस को बनाए रखे।